नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले हम बात करें यहाँ के जो लीडर हैं बीजेपी के, ईटेला राजेंद्र। उनके पास हथियार होने की जो चीज़ सामने आई तो उसके बारे में यहाँ के हाई कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दूसरी जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है वक्फ बोर्ड का। इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी ज़्यादा उस पर बात की है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नाराज़गी जताई है। वहीं तीसरी खबर जो है उस पर हम बात करेंगे यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हो गई हैं। अब वो सबके लिए एक समान कर दी गई। हालांकि अगर हम बात करें इस्लाम के हिसाब उससे या फिर और जो मज़हब हैं उन सब में अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे सबको एक ही चीज़ उसमें कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें, एक और ख़बर है हमारे पास राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, जो कि रेप और मर्डर का दोषी है। उस पर हालांकि जुर्म जो है साबित हो चुका है, लेकिन उसको फिर से पैरोल मिल गई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अपने डेरा में जाएगा और वहाँ पे लोगों से मिलेगा। वहीं अगर हम आज की आखिरी खबर की बात करें तो ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ चल रही। कल केजरीवाल ने अपनी 15 पॉइंट्स का अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उसके बाद बीजेपी ने उन पर काफ़ी हमला बोला, कांग्रेस ने हमला बोला, लेकिन अब जो खबर आ रही वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए यहाँ पे दिल्ली में वोट मांगेंगे। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शायद जिस तरह से ईटेला राजेंद्र का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ईटेला राजेंद्र गए थे और उन्होंने एक जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको थप्पड़ मारा था। उसके बाद जो उनके साथ गए थे उन्होंने मारा था। उसके बाद फिर ईटेला ने ये कहा था कि हम रेवंत रेड्डी से कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे भू माफिया हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो कि कहीं ना कहीं लीगल तरीके से प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन पे एक केस भी दर्ज हुआ था कि इनके पास हथियार हैं। तो इसको लेकर के कोर्ट ने इस संबंध में उससे स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लीडर वहाँ गए थे अपने लोगों के साथ और उन्होंने वहाँ पे जा कर के उसको मारा था, वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने सही साबित करने के लिए उस चीज़ को ये सारी चीज़ें की। इसको लेकर के जो हाई कोर्ट ने कहा है उसमें क्या कहा जा सकता है? क्या ये है कि इनकी जो अभी ये सांसद हैं ये जा सकती है या रुकेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो ईटेला राजेंद्र ने किया वो गलत है कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कोई अगर मामले दर्ज कराते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो वो कोर्ट का मामला होता है कि कोर्ट तय करे कि वो सच में दोषी है कि नहीं। अगर भूमाफिया सच में अगर जो ज़मीन है वहाँ पे किसी की ज़मीन अगर हड़प रहे हैं तो वो एक तौर पे कह ले कि रेवंत रेड्डी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके गवर्नमेंट रहते हुए अगर किसी की ज़मीन अगर भूमाफिया हड़प रहे हैं तो ये आपके भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ की तहकीकात करें और ऐसा अपने राज्य में ना होने दो। लेकिन जिस तरह से ईटेला राजेंद्र ने आरोप लगाया कि भूमाफिया ज़मीन हड़प रहे हैं, उसके बाद देखा गया कि किस तरह से थप्पड़ मारा, उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी थप्पड़ मारा। अब कहा यह जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से अगली जो सुनवाई है वो 10 फरवरी को होगी। 10 फरवरी तक के लिए जो सुनवाई है वो स्थगित कर दी गई है। इसमें दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी हैं और इसको लेकर कोर्ट ने जो पुलिस है उसके पक्ष और जो शिकायतकर्ता है उन दोनों के तरफ से जो कागजात हैं या फिर कह लें जो और चीज़ें वो तमाम स्पष्टीकरण मांगी गई है। और अभी जो इस मामले को लेकर जो सुनवाई है वो 10 फरवरी के बाद अब शायद सुनवाई हो। लेकिन जिस तरह से ये मामला आया है उस पर जो कोर्ट की तरफ से जो संज्ञान लिए गए हैं, तो जो ईटेला राजेंद्र है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं, हथियार हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब जो कोर्ट की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं या फिर कोर्ट की तरफ से जो जवाब मांगा गया है, अब जवाब देने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि अगला जो कोर्ट का रुख है वो क्या होता है और उसके बाद से निर्णय लेना होगा कि क्या जो ईटेला राजेंद्र हैं उन पे कोई गांच गिर सकती है या फिर नहीं। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से अभी तेलंगाना में ये सारी चीज़ें चल रही हुई, अगर हम बात करें वक्फ बिल की तो कल इस पर जो एक संशोधन था उसको जो समिति थी जेपीसी उसने मंजूरी दी है। 27 जनवरी को बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं विपक्षी सदस्यों के संशोधन को खारिज कर दिया गया।
इस पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एतराज़ जताया है। उन्होंने इसे वक्फ को ख़त्म करने की कोशिश बताया है। समिति ने वक्फ बिल में NDA सदस्यों के 14 प्रावधानों को स्वीकार किया है। वहीं विपक्ष की ओर से सभी 44 क्लॉज में बदलाव के प्रस्ताव लाए गए हैं जो वोटिंग के बाद खारिज हो गए। इस पर अब विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं जो गए हुए थे वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वहीं कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था इमरान मसूद का, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जो हैं उन्होंने सारी चीज़ों को बुलडोज़र से गिरा दिया। नहीं, देखिए, अगर वक्फ बिल की जो बात की जाए तो शुरू से ही देखा जा रहा है कि अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर जो विपक्षी दल हैं, सारे लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ जो वक्फ बोर्ड है उसको कमज़ोर करने के लिए लाया जा रहा है। कल जिस तरह से जो 14 प्रावधान है उसको पास कर लिया गया और जो विपक्ष है उसकी एक भी न सुनी गई, तो इससे साफ तौर पर यह लगता है कि पहले से जो NDA गवर्नमेंट है उसकी तैयारी पूरी तरह से थी कि इस बिल को पास कर लिया जाएगा। देखा गया कुछ दिन पहले ही बैठक में कैसे एक बार खुद जो TMC के सांसद है वो घायल हुए, फिर कुछ दिन पहले 10 सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया था। तो तमाम जो बैठकें हो रही थी, इस बैठक में कई तरह की समस्याएं सामने आई, लेकिन अब कल जिस तरह से इस बिल को पास कर दिया गया है, वो विपक्ष का कहना है कि यह फिर से जो वक्फ बिल है इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो शुरू से ये कहा जा रहा है, फिर जो और भी विपक्षी दल हैं, कि इस कानून के तहत जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं यानी जो DM है उनको पूरी शक्ति दी गई है और वो जब चाहें जिस ज़मीन पे अगर कोई उस पर कोई एलिगेशन लगाता है तो वो उसको अपने हिसाब से डील्स कर सकते हैं। अगर हम MIM असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जो संशोधन है ये पूरी तरह से मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया है ये पूरी उनकी पक्ष में है। और अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि ये संशोधन पूरी तरह से वक्फ बोर्ड है उसको कमज़ोर करने, वक्फ की जो संपत्ति है उसको अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं बल्कि अतिक्रमण करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए पेश किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने जो इनके सहयोगी दल हैं चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नीतीश कुमार, उनको भी दोषी ठहराया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल को पास करने में उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी जो जवाब है वो जनता खुद देगी। क्योंकि देखा गया कि शुरू से ही जो मौलाना अरशद मदनी है या फिर जो और भी तमाम उलमा है वो भी पटना में बैठक की है। उन्होंने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा था कि आपके सहयोगी दल होने के बावजूद अगर आपके रहते हुए अगर वक्फ बिल जो है वो पास होता है तो यकीनन जितने जिम्मेदार BJP है उतने जिम्मेदार आप भी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से JPC को पास कर दिया गया, आने वाले वक्त में TDP या फिर जो NDA के सहयोगी जो नीतीश कुमार हैं उन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और जो आम जनता है क्या सच में उनको भी इसको लेकर दोषी ठहराती है और जो सांसद है विपक्षी दल है इसको लेकर अब आगे क्या उनकी रणनीति बनती है। बिल्कुल सही। जिस तरह से जब से वक्फ का मामला चल रहा है तब से नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता। पर्सनली नीतीश कुमार ने इस पर कुछ बयान नहीं दिया है, उनके लीडर्स ने इस पे बयान दिया है। उन्हीं के एक लीडर थे जिन्होंने कहा था कि यहाँ की जितनी भी वक्फ की ज़मीन है उन पे मदरसे बन जाएंगे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें TDP की तो TDP के एक लीडर थे जिन्होंने कहा था कि ये चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही JPC में गया है और इतनी आसानी से ये लागू नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह से कल जो चीज़ें सामने आई हैं, कल जिस तरह से वहाँ से जो अपोजिशन के लीडर्स निकले हैं उनका जो कहना था उससे तो यही लग रहा था कि वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से शुरू से ये कहा जा रहा है कि जब भी अपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो इसके बारे में कुछ बोलना चाहते तो उनको वक्त भी कम दिया जाता है, जिसको लेकर के जो TMC के लीडर हैं उनसे कुछ वहाँ पे मसले भी हो गए थे, उनके हाथ में चोट भी आ गई थी, जो भी चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोगों को बोलने का वक्त ही कम दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो वहाँ जो उसके सदस्य वो हैं क्या बोलते हैं अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है और जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसके लिए सही नहीं है। विपक्ष की अगर बात करें तो शुरू से आरोप ये भी लगा रहा है कि JPC में जो इतनी जल्दीबाजी हो रही है उसकी एक खास वजह ये भी है कि दिल्ली में आम चुनाव, तो इसको लेकर भी विपक्ष लगातार NDA गवर्नमेंट को निशाने पे ले रहे हैं कि इस बिल को वो इसलिए भी इतनी जल्दी पास करे क्योंकि देखा गया पिछले बार खुद जो TMC के सांसद है बनर्जी उन्होंने कहा कि इतनी जल्दीबाजी क्यों, जब ऑलरेडी आपका डेलीगेशन कहीं दौरे पे है उसके बाद अचानक आप दिल्ली बुलवाते हैं, बैठक होती है, बैठक भी सही से नहीं होती है और उसी बैठक में 10 सांसदों को वहाँ से निलंबित कर दिया जाता है एक दिन के लिए। तो इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष ये भी कह रहा है कि इतनी जल्दीबाजी सिर्फ इसलिए हो रही है कि दिल्ली का जो आम चुनाव है उस पर इसका खासा असर पड़ सकता है। देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और दिल्ली में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें भी है, उस पर भी देखा जाता है। बिल्कुल वही हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शंस पे इन्होंने कितने जल्दी करके चीज़ों को किया लेकिन उसके बाद कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
जो एनडीए के सहयोगी दल थे, जो सहयोगी थे, मतलब जो सत्ता पक्ष में हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया क्योंकि वो वहाँ पे गैर मौजूद थे। उनकी गैर मौजूदगी में वोटिंग हुई तो कम पड़ गया वोट। उसके बाद फिर वो जेपीसी में गया, अब उसकी मीटिंग होगी। तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी करके चीज़ों को जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से हैं हम उसी तरह रहें। लेकिन अगर वही बात करें उत्तराखंड की, तो कल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया। इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक कदम बताया है। इस दौरान यूसीसी से जुड़ी नियमावली और एक विशेष पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया है, जो बाद में जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो कि अभी तक कहीं ना कहीं अलग रीति रिवाज चल रहे थे। यूसीसी की वजह से उत्तराखंड में क्या क्या बदल जाएगा। शादी की कानूनी उम्र, अब सभी धर्मों के लिए शादी की कानूनी उम्र लड़कों की कम से कम 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। मुस्लिम कानून में अब तक अलग व्यवस्था थी। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया। वहीं अलग अलग धर्मों में तलाक की प्रक्रिया और आधार अलग अलग थे। जैसे हिंदू धर्म में 6 महीने का अलगाव ज़रूरी होता है, जबकि ईसाई समुदाय में ये अवधि 2 साल होती है। यूसीसी के तहत अब तलाक के नियम और प्रक्रियाएं एक समान होंगी। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और हलाला की प्रथा समाप्त हो जाएगी। दूसरी शादी की अनुमति तभी होगी जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो या फिर वो ना रही हो। अब सभी धर्मों में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। अभी फ़िलहाल में ये प्रावधान केवल हिंदू लड़कियों के लिए था। पहले मुस्लिम महिलाएं बच्चों को गोद नहीं ले सकती थी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों के महिलाओं को गोद लेने का समान अधिकार मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब चेंज हो रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोवा में, कल भी हमने बात की थी कि गोवा में भी यूसीसी के तहत काम चल रहा है। तो गोवा में मुस्लिम जो व्यक्ति है वो 2 शादी नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू व्यक्ति को 2 शादी करने की इजाज़त मिल सकती है। कुछ उसके प्रावधान होंगे जिसको उसे मतलब दिखाना होगा, कुछ शर्तें होंगी जिसको मानना होगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो पहली बीवी को आप तलाक दे दें, या फिर आपकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी हो तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और जिस तरह से लागू किया गया है, कल पूरी बीजेपी का यही कहना था कि ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। और वहीं आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक कदम वाले दिन ही, जिस वक्त ये लागू हो रहा था, जिस वक्त इसको लेकर के उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा था, उसी दौरान अमित शाह जो हैं वो कुंभ में डुबकी लगा रहे थे। और एक लेडी हैं जो बीजेपी की लीडर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो आरक्षण है ये सिर्फ वोट लेने की वजह से हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये वोट की वजह से ही हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। तो जिस तरह से आप देखें कि अपोजिशन जो है या राहुल गांधी जिस तरह से कहते हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो आरक्षण ख़त्म कर देगी, तो बीजेपी के लीडर खुद ही इस चीज़ को बयान करते हैं। यूसीसी पे सबसे पहले शायद अगर हम बात करें तो यूसीसी पे जो चीज़ें बताई गई हैं वो उसी तरह से लागू होंगी और उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, अगर यूसीसी की बात की जाए तो इस पे अगर बहस की जाए तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यूसीसी को बीजेपी ने लागू किया है, कहा जाता है कि बीजेपी का शुरू से एक एजेंडा रहा है। वही अगर हम कांग्रेस नेता मनोज सिंघवी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी को उत्तराखंड में इसलिए लागू किया गया है क्योंकि पूरी जो देश में जो जनता है वो यूसीसी को लागू नहीं करना चाहती है। और इसी वजह से उत्तराखंड में लागू किया गया है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ पे बीजेपी लागू करके ये देखना चाहती है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, या फिर उसके बाद ये और राज्यों में इसको लागू कर सकते हैं। अगर हम यूसीसी की बात करें तो 2022 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए उसमें यूसीसी एक अहम मुद्दा था जिसको लेकर बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही थी। और फाइनली 27 जनवरी यानी कल से ये लागू हो गया है। अगर यूसीसी की बात की जाए तो इस पे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर हम गोवा की में शादी एक्ट की बात करें तो वो कुछ अलग है। फिर आप अगर नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे अलग है। इसमें आदिवासियों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर हम यूसीसी की बात करें तो इसमें जो शादी है उसके 6 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उनके लिए भी एक कानून बनाया गया है। ऑनलाइन जो पोर्टल है वो भी खोले जा रहे हैं ताकि सरकारी जो दफ्तर उसके चक्कर न लगाने पड़े और वहाँ पे आप आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें।
आपने कहा अभी क्योंकि कहा जा रहा है कि यूसीसी आने के बाद से जो मुस्लिम लॉ है उस पर इसका खासा असर पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मुस्लिम में देखा जाए तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हिस्सेदारी की जो बात होती है वो शादी के बाद लड़कियों को नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम इस यूसीसी की बात करें तो इसमें इक्वालिटी की बात होगी। इसी के साथ कहा जाता है कि जब मुस्लिमों में अगर बात की जाए तो वहाँ पे किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो उसके बाद जो महिलाओं को लेकर जो इस्लाम धर्म में कहा गया है उससे बिल्कुल ये परे है जो यूसीसी में कानून बनाए जा रहे हैं। इसी की अगर हम बात करें इसमें भी तो जो शादी के नियम है वो लड़कों के 21 साल किए जा रहे हैं, वही लड़कियों के 18 साल किए जा रहे हैं। तो इसमें तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। बीजेपी का ये कहना या फिर एनडीए का ये कहना कि हम इसलिए ला रहे हैं कि ये यूसीसी में जो समान नागरिकता कानून है उसको लेकर जो हम एक देश है सबको इक्वालिटी की बात करें। लेकिन वही जो जानकारों का मानना ये है कि अगर आप यूसीसी लाते हैं तो इसको आप जो गोवा का नियम है जो कानून है वहां पे आप कैसे लागू करेंगे। और यूसीसी की बात करें तो इस पे जो धर्मगुरु हैं या फिर एक खास समुदाय है जो इस्लाम, उनका ये मानना है कि यूसीसी लाने की सिर्फ एक खासा वजह यह है कि इसको लाकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको खत्म करने की बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इसके बारे में बोला भी जा रहा था कि जैसे ही यूसीसी लागू होगा सारे जो भी लॉ हैं मुसलमानों के जो बोर्ड्स हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसको लेकर के भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा था। लेकिन जिस तरह से यूसीसी लागू हुआ है, यूसीसी लागू होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसको आगे चल के पूरे देश में लागू किया जाए और ये वहाँ पे एक ट्रेलर के तौर पे देखा जाएगा कि वहाँ की, जैसा आपने बोला कि वहाँ की जो जनता है उसका इस पे वो क्या कहती है जी, वो खुश है, वो वहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं बीजेपी वाले। उसके बाद जैसा उत्तर प्रदेश की बात करें वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी लंबी वक्त से चली आ रही है। फिर अगर हम और राज्यों की बात करें तो बीजेपी पहले वहाँ अपना जो एजेंडा उसको तैयार करके वहाँ पे देखना चाहती है कि ज़मीनी हकीकत पे क्या है, उसके बाद वो शायद और राज्यों में लागू करे। और ऐसा इसीलिए मनोज सिंघवी जो है कांग्रेस के जाने माने नेता, उन्होंने ऐसी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, इस पर सलमान खुर्शीद की भी एक प्रतिक्रिया सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पे जो भी बातचीत होगी उसके लिए अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हम इसके लिए अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, अर्जी डालेंगे और वहाँ पे बहस करेंगे। लेकिन एक ख़बर और है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो ये कि बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। अधिकारियों के मुताबिक वो आज सुबह जेल से बाहर आ गया। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद पहली बार वो सिरसा स्थित अपना डेरा जाएगा। वहीं पिछले पैरोल या जो उसको मिला था फरलो, उसके दौरान केवल उसको उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने आश्रम में जाने की अनुमति दी गई थी। राम रहीम को प्रशासन ने गुपचुप तरीके से आज सुबह 5:26 पर जेल से बाहर निकाला। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। एक बाबा जिसपे हत्या और बलात्कार का केस हुआ था और वो साबित भी हो चुका था, उसके बाद वो फिर बाहर आ रहा। इससे पहले भी वो बाहर आया था जब हरियाणा में चुनाव होने थे। हरियाणा चुनाव का ये भी कुछ लोगों का कहना है कि जो वहाँ बीजेपी की सरकार आई है उसमें बहुत बड़ा एक रोल इसका भी रहा है, क्योंकि देखा गया है पंजाब में चुनाव हो या हरियाणा में चुनाव हो या दिल्ली में चुनाव हो, इन जैसे लीडर्स इन जैसे बाबाओं को बाहर किया जाता है जेल से। हालांकि एक बाबा जिस पे रेप और हत्या का मामला चल रहा है और वो साबित भी हो चुका है शायद, लेकिन फिर भी वो बाहर आता और लोगों से मिलता और लोगों से अपील करता है कि आप लोग जा कर के वोट कीजिए। देखिए, अगर हम गुरमीत राम रहीम की बात करें तो गुरमीत राम रहीम पहली बार नहीं है जब जेल में पैरोल से बाहर निकला हो। हम देख रहे हैं कि इसी देश में इसी कानून के तहत कई ऐसे लोग अभी भी जेलों में बंद है जिन पर सिर्फ आरोप लगे। अभी वो भी आरोपी है कि नहीं, अभी वो तय नहीं साबित नहीं हुआ, तय नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो 5-5 सालों से 4-4 सालों से जेल में बंद है। यहाँ तक कि अगर अपने देश में कानून व्यवस्था की बात करें तो कई ऐसे केस अभी भी है जिन पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। अभी भी इतने जेलों में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। शर्जील इमाम भी काफी समय से। जी बिल्कुल, अगर गुरमीत राम रहीम की बात करें तो ये पैरोल पर जब जेल से बाहर आया उसके बाद से इसने अपने यूट्यूब के माध्यम से अपने अनुयायियों को एक संदेश दिया और उसने कहा कि वो जेल से बाहर आने के बाद सिरसा के आश्रम में ही रहेगा। जानकारी गुरमीत राम रहीम ने अपने अनुयायियों से अपील की है कि वो सिरसा ना आए और जैसा डेरे के सौदागर की ओर से
अपील की जा रही है उनकी बात की जाए। अगर हम गुरमीत राम रहीम की बात करें तो गुरमीत राम रहीम देखा गया कि हरियाणा चुनाव से पहले वो बाहर आता है। हरियाणा में बाकायदा उसने खुले तौर पर ऐलान किया कि बीजेपी को लोग सपोर्ट करें। हालांकि उस पर किसी भी तरह के चुनाव प्रचार करने के आरोप, माफ़ कीजिएगा, जो चुनाव प्रचार करने के लिए जो परमिशन है वो जेल प्रशासन की तरफ से नहीं दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से हर वक्त जब भी इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन के दरमियान अगर गुरमीत राम रहीम जिस तरह से बाहर आता है तो लोगों का मानना है कि इसका सीधा असर बीजेपी को पड़ता है। अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले उसका बाहर आना कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। अगर हम एक रिकॉर्ड की बात करें तो पीछे गुरमीत राम रहीम जिस तरह से जेल से लगातार बाहर आ रहा है, हालांकि उस पर जो आरोप है वो भी तय हो चुके हैं, उसके बाद भी जेल में पैरोल से बाहर आना कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले 12 महीनों में ये उसकी चौथी अस्थायी रिहाई है और 4 साल पहले दोषी ठहराए जाने के बाद से उसकी कुल रिहाई 16 हो गई है। आप समझ सकते हैं जी। 19 जनवरी को राम रहीम को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पैरोल मिली थी। इससे पहले वो 2022 के जो पंजाब विधानसभा चुनाव थे उस दौरान वो 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आया था। वही अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो नगर निगम चुनाव है उससे ठीक पहले वो 17 जून 2022 को एक बार और वो बाहर आया था। नगर निगम चुनाव में भी वो बाहर आया। जी, वही हरियाणा का नगर निगम चुनाव में। अब देखिए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव है और ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पैरोल पे राम रहीम का माफ कीजिएगा गुरमीत जो राम रहीम है उसका बाहर आना तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और उस पर आरोपी तय होने के बाद भी अगर इस तरह से बार बार अगर पैरोल पे बाहर आता है तो आप भी समझ सकते हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। देखिए, जिस तरह से हम बात करें राम रहीम की, उसी तरह अभी कुछ टाइम पहले एक बाबा और है जिस पे रेप और हत्या का मामला है, आसाराम बापू, जो बाहर आया है। और बीजेपी या फिर हिंदू समुदाय में ये कहा जाता है कि जो रेप करता है वो बहुत गंदा इंसान होता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि कुंभ में उसके बहुत बड़े बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं आसाराम बापू के। तो इस तरह से अगर आपकी श्रद्धा काम करेगी तो इन जैसे लोगों को उससे और ताकत मिलेगी। बिल्कुल, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे, क्योंकि जब एक तबका आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि आप अभी जेल से बाहर आए हैं और आपके ऊपर केसेस लगे हुए थे, वो साबित भी हो गए, आपने जो है उसको एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद फिर एक ऐसा धार्मिक मेला लगाया गया है, धार्मिक स्थल जो है वहाँ पे आपके पोस्टर्स लग रहे हैं, वहाँ पे जो कैलेंडर बट रहे हैं उसमें आपकी फ़ोटो आ रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारा जो धर्म है हम उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें अगर जो कर रहे हैं या जो लोग उनको मानने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि एक इंसान जिस पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि कानून, कहा किसी ने क्या खूब कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाला है जिसके अंदर सिर्फ कीड़े मकोड़े फंसते हैं मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो ये साफ जो ये मुहावरा है वो इसी पे बैठ रहा है कि कैसे जो सच में कानून है उसके अंदर जो छोटे कीड़े हैं वही फंस पाते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उस जाल को कैसे फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बोला कि राम रहीम को जो अभी पैरोल मिली है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और वहीं दिल्ली चुनाव का भी आपने जिक्र किया, तो दिल्ली चुनाव में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने के, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ लोग, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि एक ही पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस जो कुछ समय पहले तक केजरीवाल के साथ थी वो भी अब केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है। इस पूरी लड़ाई में अगर आम आदमी पार्टी का कोई साथ दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले ही समर्थन का ऐलान किया था। तो वहीं अब सपा प्रमुख अपने सांसदों के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए वोट मांगने दिल्ली के सड़कों पर उतरने वाले। कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने जो घोषणा पत्र जारी किया है, 15 पॉइंट्स थे उसमें 15 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि यमुना की सफाई के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी कि ये काम हमसे नहीं हो पाया। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल हैं जो जब पहली बार सत्ता में आए थे वहाँ से लेकर के अब तक ये सिर्फ यमुना की सफाई पे ही बात करें, लेकिन अभी तक यमुना साफ़ नहीं हो पाई है। पीने के पानी के लिए बात की जा रही, लेकिन पीने का पानी अभी तक दिल्ली वालों को नहीं मिला है। तो अगर और फिर बाद में ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने पानी में कुछ मिला दिया इसलिए वो पानी हम दिल्ली वालों को नहीं दे सकते हैं। अगर हमने वो पानी दिल्ली वालों को दे दिया तो दिल्ली वाले मर जाएंगे। उसके बाद फिर आज हरियाणा के सीएम ने भी इस पे जो है पलटवार किया है।
ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली में कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस और आप में सीधा सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। जिस तरह से पिछले 2 बार से कांग्रेस पार्टी हल्के में ले रही थी दिल्ली चुनाव को, काफ़ी मतलब बहुत कम इन्वॉल्व थी, लेकिन इस बार जिस तरह से इन्वॉल्व हुई है, कल जिस तरह से ये बात बोली गई है बीजेपी की तरफ से कि जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग दिल्ली चुनाव में प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी देखा जा रहा है कि शायद पर्दे के पीछे से कुछ साठगांठ हो गई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव के, दिल्ली की जो सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से कांग्रेस के लीडर हैं संदीप दीक्षित जो चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित को लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि जब ग्राउंड पे लोग उतर रहे हैं तो उनको संदीप दीक्षित के बारे में ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। संदीप दीक्षित को हर मीडिया हाउस बुला रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा है। संदीप दीक्षित पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, अरविंद केजरीवाल पे कम फोकस हो रहा है, क्योंकि वो अपनी सीट नहीं, वो पूरी दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं। संदीप जो ये हैं दीक्षित, ये सिर्फ अपनी सीट पे फोकस कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस अगर हमें सीएम बनाती है तो मुझे सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो सीट है मैं उसी सीट पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे दिल्ली के एक साइड के लोग जानते हैं, पूरी दिल्ली के लोग नहीं जानते, ना मुझे पूरी दिल्ली के बारे में पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग जो हैं शायद वो इसको सपोर्ट करें आम आदमी पार्टी को, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी अपनी एक लिस्ट जारी की जिसमें इकरा हसन और अखिलेश यादव आकर के सब आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलते हैं प्रचार करेंगे, रैली निकालेंगे। इससे क्या लगता है कि इससे मतलब आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि बदरुद्दीन अजमल ने भी ये बात बोल दी है कि आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें। देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि किसी नेता ने तो अपनी गलती मान ली है कि मैंने वादे किए थे और उस वादे को मैंने अच्छे तरीके से नहीं, वो अब मान रहे हैं। आप जब आपको चाहिए वोट चाहिए तब उससे पहले आपने क्यों नहीं बोला? अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 30 जनवरी को जो अखिलेश यादव एसपी के प्रमुख वो पहुँचने वाले हैं और उन्हीं के साथ साथ जो उनके और सांसद हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है जो इकरा हसन है वो भी इस रैली में शामिल होंगी। अब इकरा हसन और 30 जनवरी को जो अखिलेश यादव की रैली होने वाली है उससे साफ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में जो मुस्लिम वोटर है उसको भी समाजवादी पार्टी MY समीकरण के साथ, वहाँ पे PDA के जो उसका समर्थक है उसके साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से तबका जो एक खासा तबका है वो नाराज चल रहा है और इसी वजह से जिस तरह से देखा गया बदरुद्दीन अजमल हैं उन्होंने भी दिल्ली के आवाम से अपील की कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दे। 30 जनवरी को अखिलेश यादव भी दिल्ली में रैली करने वाले हैं और उनके साथ साथ जो इकरा हसन या जो तमाम और भी नेता हैं वो दिल्ली में शामिल होने वाले हैं। तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी से मुस्लिम वहाँ पे खासा नाराज है, उस मुस्लिम वोट को साधने के लिए इस तरह से रैलियाँ की जा रही है और ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। हालांकि ये तो 8 तारीख को तय हो पाएगा कि दिल्ली की जो जनता या फिर जो एक खास समुदाय का जो मुस्लिम तबका है वो वहाँ पे किस पे भरोसा जताती है और किसको अपने वोटों का इस्तेमाल कर उसको गद्दी वहाँ की सौंपती है। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ चल रही हैं, हर पार्टी एक दूसरे पे हमलावर है, लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस के लोग कहीं ना कहीं अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें 2-3 पार्टियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी सारी बातें कही। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे उससे पहले आम आदमी पार्टी ने ही बोल दिया था कि हम अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो शिवसेना UBT के लीडर हैं संजय राउत, वो ये कहते हैं कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए, थोड़ा सा कदम पीछे खींचना चाहिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कल मध्य प्रदेश में एक रैली की है। उस रैली में बहुत ज़्यादा बात की गई और जिस तरह हमने बोला भी अभी कि बीजेपी की एक महिला नेता हैं जिन्होंने संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो चीज़ें कही हैं उसको लेकर के तो यही अभी तक सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो आरक्षण पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगी, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत TV के साथ।